Let's start. So we are starting with a new reading number 20, discounted dividend valuation. तो अपना reading number 19 लास्ट क्लास में ओवर हो गया था. It was very introductory chapter. जो reading number 20 है, this is more extensive. This is one of the outcome of reading number 19 because reading number 19 में, if you remember, we discussed about the different types of valuation model. जहाँ पे we compared absolute valuation model versus relative valuation model. In case of absolute valuation model, one of the valuation model was DDM model. One of the valuation model is what? DDM model. तो जो reading number 20 है, that is one of the outcome of reading number 19. Discounted dividend valuation. I hope you can see the screen. Discounted dividend valuation. ये मेरा Squeezer का screen है. यहाँ पे you can see from LOS A to LOS P, we have around 16 LOS. So obviously it's an extensive reading. बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग है. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्काउंटेड डिविडेंड वैल्यूएशन. बिकॉज सर इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, थियोरेटिकली आपको काफ़ी कुछ पता होगा लेवल वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा. सेकेंड, इट्स मोर एप्लीकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रहेगा इसका रियल लाइफ के अंदर में भी. दैट इज वाई दिस चैप्टर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो. सर लेवल वन का कोई भी चीज अगर याद नहीं है बाई चांस, या थोड़ा बहुत ही याद है, तो काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा. बिकॉज जो लेवल वन का स्टफ्स रहेगा बेसिक, वो मैं अगेन डिस्कस करने वाला हूँ लेवल टू के क्लासेस के अंदर में भी. तो आपको कोई उस चीज का बर्डन नहीं लेना है कि सर मेरे को लेवल वन का स्टफ्स याद नहीं आ रहा है. दैट आई इंश्योर कि मैं पहले बेसिक्स आपको लेवल वन का याद कराऊंगा, उसके बाद लेवल टू का मैं उस पर बिल्डअप कर लूंगा खुद ही. तो आपको उस चीज का बर्डन नहीं लेना है बिल्कुल भी. ठीक है. तो सर क्या चीज इसमें सोचना है मेरे को? आपको ये चीज सोचना है सबसे पहला, कॉन्सेप्चुअली दिस चैप्टर शुड बी क्लियर बिकॉज इट्स कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल. सम्स काफी सारे इसके अंदर में है. तो आपको ये चीज क्लियर रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपका सम्स का प्रैक्टिस बहुत होने वाला है. तो आप अपना प्लीज कैलकुलेटर रेडी रखना है फॉर रीडिंग नंबर 20. बिकॉज रीडिंग नंबर 19 में सच कुछ सम्स नहीं था, बट रीडिंग नंबर 20 में यू विल हैव अ लॉट ऑफ सम्स इन्वॉल्व हियर. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. सो यू कैन सी वी हैव 16 एलओएस. 16 एलओएस है. जब इतना सारा एलओएस आता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बेसिकली बाइफर्केट और यू बेसिकली कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट्स, सो दैट जब भी आप रिवाइज करो ये वाला टॉपिक कभी भी फ्यूचर में, अभी तो आप पढ़ लोगे, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी टॉपिक, बट आफ्टर से 2 और 3 months इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू समराइज दैट चैप्टर इन अ वेरी नटशेल, ताकि आपके पास वो पूरा का पूरा चैप्टर पे कंट्रोल हो. अदरवाइज यू विल लूज द फोकस कि फ्रॉम एलओएस ए से लेकर एलओएस पी पे क्या क्या बोला गया है. यू विल अल्टीमेटली लूज द फोकस. ठीक है. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्विकली, सबसे पहला मैं एक समरी प्रेजेंट कर रहा हूँ फ्रॉम एलओएस ए से लेकर एलओएस पी तक, सो दैट say after 2-3 months it will be important that how do you revise the chapter quickly, कि पूरा का पूरा मेरा चैप्टर कितना जल्दी से रिवाइज हो जाए. एटलीस्ट ये पता हो दैट इन दैट चैप्टर व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एलओएस है वो क्या क्या है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं क्विकली स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस इज माई नोट. डिविडेंड डिस्काउंटेड मेथड समरी, 16 एलओएस, एलओएस ए से लेकर एलओएस पी तक. सो आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है 16 एलओएस को मैंने 9 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड किया हुआ है. as you can see, 9 parts. Part number 1, compare DDM, dividend discount model. DDM is nothing but dividend discount model. DDM FCF, free cash flow for the firm, residual income RI. ठीक है. तो फर्स्ट एलओएस क्या बोल रहा, आप कंपेयर करो थ्री मेथड्स एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल के अंदर में लिखवाया था मैंने रीडिंग नंबर 19 में. यू कैन क्रॉस चेक इन केस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स और व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स. तो उसके अंदर में था डीडीएम, एफसीएफ, रेसिडुअल इनकम. सो वी विल कंपेयर दिस थ्री मेथड्स पार्ट नंबर 1 के अंदर में, एंड दिस इज योर एलओएस नंबर ए. ये आपका एलओएस नंबर ए है. पार्ट नंबर 2 इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिस्काउंटेड मेथड, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड क्या होता है अंडर द डीडीएम. तो फर्स्ट इज द सिंगल पीरियड, देन नेक्स्ट इज टू पीरियड मॉडल. सिंगल पीरियड मॉडल, टू पीरियड मॉडल, देन वी हैव मल्टी पीरियड मॉडल. बहुत सारा टाइम पीरियड लेंगे. ठीक है. 5 years, 7 years, 8 years, 9 years. देन यू हैव इन्फिनाइट पीरियड. इन्फिनाइट मतलब समझ गए, अप टू इन्फिनिटी, देयर इज नो लिमिट. कोई ऐसा नहीं है कि 5 years ले रहे, 7 ले रहे, अप टू इन्फिनाइट पीरियड ले रहे अपने मॉडल के अंदर में. Under the infinite period also we have no growth model. No growth model. We have constant growth model. GGM जिसको अपने बोलते थे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, याद आ रहा होगा. गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, D1 बाई आर ई माइनस जी, अगर अपने वैल्यू P0 का निकाल रहे हैं या IV0 का निकाल रहे हैं, D1 बाई आर ई माइनस जी.
गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, तो वहां पे था कांस्टेंट ग्रोथ। देन वी हैव मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। मल्टीपल ग्रोथ मतलब क्या हो गया, यू हैव डिफरेंट ग्रोथ्स, अलग अलग ग्रोथ होने वाला है, परसेंटेज जो होगा वो अलग अलग रहने वाला है। मल्टीपल ग्रोथ, अंडर द मल्टीपल ग्रोथ वी हैव टू स्टेज और एच मॉडल, two stage or H model. Then we have three stage. Then we have spreadsheet model. Spreadsheet क्या हो गया, Excel sheet. Spreadsheet is what? Excel sheet. मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, मैं आपको अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समरी बता रहा हूँ कि अपने कैसे क्लास के अंदर में प्रोसीड करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी बिग रीडिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले से रोड मैप पता हो कि अपने क्या क्या चीज कवर करने वाले, सो दैट आपको कंट्रोल रहेगा पूरा का पूरा टॉपिक पे, एंड यू विल बी एबल टू लिंक ईच एंड एवरीथिंग। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सारा एलओएस को एक एक दूसरे से ट्राई करो इंटरलिंक करने का। तो पार्ट नंबर 2 में विल बी कवरिंग एलओएस नंबर बी। देखो यहाँ पे एलओएस नंबर बी अपने कवर करेंगे। देन वी विल कवर एलओएस नंबर सी, जहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का बात होने वाला है। सो अंडर द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और जीजीएम यू हैव टू एलओएस, एलओएस नंबर सी एंड एलओएस नंबर ई, एलओएस नंबर सी एंड एलओएस नंबर ई। देन वी विल टॉक अबाउट एलओएस नंबर डी, नो ग्रोथ मॉडल, जहाँ पे कंपनी का कोई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ इज जीरो, एलओएस नंबर डी। देन यू हैव मल्टीपल ग्रोथ मॉडल, अलग अलग ग्रोथ है, एलओएस नंबर एल, एलओएस नंबर एल, मल्टीपल ग्रोथ को लेके। और मल्टीपल ग्रोथ पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज इफ यू सी इसी को ही फर्दर बाइफरकेट किया हुआ है, टू स्टेज और एच मॉडल, थ्री स्टेज एंड स्प्रेडशीट मॉडल, दैट विल कवर योर एलओएस एन एंड एलओएस नंबर ओ। तो मल्टीपल ग्रोथ पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा क्लास के ऊपर में, बिकॉज उसका जो सम्स है दोज आर मोर एक्सटेंसिव। ऑब्वियसली नो ग्रोथ और कांस्टेंट ग्रोथ पे भी फोकस है, बट जो मल्टीपल ग्रोथ है वो थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशन होने वाला है, राइट। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 3, कैलकुलेट implied growth rate using the GGM and the current price। तो अपने को पता है जो गॉर्डन ग्रोथ का मॉडल होता है या गॉर्डन ग्रोथ का फॉर्मूला होता है, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट टुडे द प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू या शुड बी प्राइस, सो दैट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। गॉर्डन ग्रोथ जो अपने लेवल 1 से जानते हैं कि सर इन केस ऑफ अ कांस्टेंट ग्रोथ, इन केस ऑफ अ कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, अपने गॉर्डन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू एज ऑन टुडे, IV0 D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। तो अगर मैं IV0 को मान लेता हूं कि सर इज इक्वल टू प्राइस, IV0 को मान लेता हूं इज इक्वल टू प्राइस, बिकॉज IV0 इज अनऑब्जर्वेबल, IV0 इंट्रिंसिक वैल्यू दिखता थोड़ी है, दैट इज एज पर अस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने को दिखता क्या है, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव थिंग दैट इज विजिबल, प्राइस, प्राइस अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, राइट। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग IV0 इफ आई टेक प्राइस, और मेरे को D1 पता है, मेरे को RE पता है, सो आउट ऑफ फोर थिंग्स, प्राइस पता है, D1 पता है, रिक्वायर्ड रिटर्न पता है, तो सर जी क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल, बाय बैक कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पे वही मतलब हुआ इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, इम्प्लाइड मतलब प्राइस इम्प्लाइड, प्राइस दिया हुआ है तो ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी, यूजिंग द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल एंड द करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। सो दिस इज एलओएस नंबर एफ, ये अपना एलओएस नंबर एफ है। पार्ट नंबर 4 is calculate PVGO, present value of growth opportunities. PVGO is present value of growth opportunities. This is LOS number G. इसके भी sums है, will come to that. देखो calculate लिखा है ना, जहां पे calculate है वहां पे sums तो रहेगा ही रहेगा। Then you have part number 4, calculate justified leading and trailing PE ratio. This was there in your level 1 also, if you remember, leading PE ratio, trailing PE ratio. तो यहाँ भी you have calculate justified leading and trailing PE ratio, LOS number H. Next you have part number 6, explain growth phase, transition phase and maturity phase of any business। तो ये हो गया आपका थ्योरी वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया हुआ है ये लोग, देखो एक्सप्लेन, कहीं कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा है, एक्सप्लेन करने बोल रहा है एक्सप्लेन करो इन एनी बिजनेस what is the growth phase, what is the transition phase and what is the maturity phase, and you'll have to compare these three phases of the business. So this is LOS number K. Part number 7 is calculating the terminal value, टर्मिनल वैल्यू, इफ यू रिमेंबर टर्मिनल वैल्यू अपने लेवल 1 के अंदर में भी कैलकुलेट करते थे कि सर मान लीजिए इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपको सम्स पूछा है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, राइट। तो तुम क्या करता था, से स्टार्टिंग का 5 इयर्स का कोई ग्रोथ रेट दिया हुआ है, 5 इयर्स का सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट दिया हुआ है कि दैट द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स।
तो तुम क्या निकालता था, 5 इयर्स का डिविडेंड निकालता था, D1 D2 D3 D4 D5, अज्यूमिंग D0 दिया हुआ है, अज्यूमिंग करंट डिविडेंड दिया हुआ है, तो सर अपने D1 D2 D3 D4 D5 निकालते थे। देन वी यूज टू कैलकुलेट समथिंग नोन एज P5, इफ यू रिमेंबर, P5 निकालते थे। कौन सा फॉर्मूला लगा के, गॉर्डन ग्रोथ वाला फॉर्मूला, D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। तो P5 निकालते थे तो वी यूज टू टेक D6 विच इज नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। तो वो अपने टर्मिनल वैल्यू आ जाता था, वही टर्मिनल वैल्यू बोल रहा है, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक और मेथड है टर्मिनल वैल्यू निकालने का, बट यस जो मेन चीज है वो यही है कि जो लेवल 1 में टर्मिनल वैल्यू निकालते थे, इट्स द सेम अलॉन्ग विद वन मोर एक्सरसाइज। तो कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू एलओएस नंबर एम। पार्ट नंबर 8, कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, आर ई। कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, आर ई। आर ई निकालना है। अब तुम सोचो, पी जीरो दिया हुआ है गॉर्डन ग्रोथ के फॉर्मूला के अंदर में, अगेन पी जीरो दिया हुआ है, डी वन दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है। कैन आई कैलकुलेट आर ई? यस आई कैन। अगेन इट्स अ बैक कैलकुलेशन कि सर आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स इफ आई हैव 3 वेरिएबल्स आई कैन कैलकुलेट व्हाट, आर ई। रिक्वायर्ड रिटर्न में आराम से निकाल सकता हूँ। इट्स लाइक इम्प्लाइड ग्रोथ रेट जो आप यहाँ पे निकाल रहे थे, राइट? यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट वन वेरिएबल, तो हियर आल्सो यू हैव टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। पार्ट नंबर 9 is calculating the SGR, sustainable growth rate. Sustainable growth rate, this was there in your level 1 also. Growth rate का formula if you remember, G is equal to B into R, याद आ रहा होगा कुछ कुछ। G is equal to B into R, B होता था अपना रिटेंशन रेशियो, R होता था ROE, रिटेंशन रेशियो इंटू ROE। डू पॉइंट एनालिसिस, डू पॉइंट एनालिसिस वाज देयर इन योर लेवल 1 आल्सो, राइट? तो अपने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे एसजीआर कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इंटरप्रेट होता है, और कौन से सिनेरियो में अपने एसजीआर लगाते हैं, ग्रोथ रेट। दिस इज योर एलओएस नंबर पी। और फाइनली ऑथर कंक्लूड कर रहा है स्टॉक को इवेलुएट करने के लिए बाय कंपेयरिंग P0 वर्सेस IV0, बाय कंपेयरिंग P0 वर्सेस IV0। तो अपने आराम से स्टॉक को कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड बाय कंपेयरिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू शुड बी प्राइस। दिस इज योर एलओएस नंबर जे। तो यहाँ पे आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अपना रोड मैप क्या और अपने चैप्टर में क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट वी गोना डिस्कस। तो इफ यू कैन सी पार्ट नंबर 2 इज मोर एग्जॉस्टिव। जो पार्ट नंबर 2 है वो सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव है, बिकॉज यू कैन सी देयर आर सम्स इन्वॉल्वड हियर, खासकर इन्फिनाइट पीरियड वाले पार्ट में। इन्फिनाइट पीरियड वाले पार्ट में सम्स आर इन्वॉल्वड। सर लेवल 1 में अपने कौन कौन सा चीज किए थे? सिंगल पीरियड किया हुआ था अपना लेवल 1 के अंदर में, 2 पीरियड भी होता था, मल्टी पीरियड ऑल्सो यूज टू बी देयर, नो ग्रोथ यूज टू बी देयर, कॉन्स्टेंट ग्रोथ यूज टू बी देयर, 2 स्टेज यूज टू बी देयर। एच मॉडल नहीं होता था वहां पे, 2 स्टेज जरूर होता था, 3 स्टेज ऑल्सो यूज टू बी देयर, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं होता था। बट यस इन केस ऑफ लेवल 2 ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। बट यस मोर और लेस जो कैलकुलेशन अपना लेवल 1 के अंदर में भी होता था। ठीक है, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, बिकॉज दिस वाज द एंटायर समरी फॉर योर रीडिंग नंबर 20। तो 16 एलओएस से तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप रिवाइज करने बैठो तो आपको सबसे पहला 5 मिनट्स इन्वॉल्व करना चाहिए फ्रॉम दिस राइट अप और फ्रॉम दिस नोट। आर यू एबल टू रिकलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग? जब आपका कंप्लीट हो जाएगा रीडिंग, देन इफ यू रेफर दिस, तो आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि यार फॉर एग्जांपल एलओएस नंबर ए है, डीडीएम वर्सेस एफसीएफ वर्सेस रेसिडुअल इनकम, व्हाट आर द मेन थिंग्स। एटलीस्ट वो मेन एक आइडिया आ जाना चाहिए, थीम आ जाना चाहिए, डीडीएम वर्सेस एफसीए वर्सेस रेसिडुअल इनकम में व्हाट इज द डिफरेंस। अगर वो चीज आ रहा है, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। वैसे पार्ट नंबर 2 सिंगल पीरियड, 2 पीरियड, मल्टी पीरियड, इनफिनाइट पीरियड का क्या फॉर्मूलाज है, ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला आल्सो। मैं ट्राई करूंगा जहां भी फॉर्मूलाज जरूरी है डिराइव करके दिखाने का, वहां पे मैं जरूर डिराइव करके दिखाऊंगा। ऑब्वियसली नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम पर्पस, बट यस इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जब तुम खुद पढ़ने बैठ रहा है तो यू हैव टू इंश्योर कि वो जो फॉर्मूलाज है या जो कैलकुलेटर का स्टेप्स है, आर यू एबल टू रिकलेक्ट? इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट यू आर परफेक्ट, राइट? या कोई भी चीज है, थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, आर यू एबल टू रिकलेक्ट इधर दी फॉर्मूला और इधर दी थ्योरी पार्ट? तो ये नोट क्या करता है, आपको हेल्प करता है जस्ट टू रिमेंबर, जस्ट टू एंश्योर कि सब कुछ आपको रिकलेक्ट हो पा रहा है, ऑल दी concepts and all the formulas. Okay, let's quickly start with compare DDM versus FCF versus residual income. बोल रहा कंपेयर करो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल
फ्री कैश फ्लो मॉडल एंड रेसिडुअल इनकम को, थ्री मेथड्स को। बिफोर वी स्टार्ट विथ एलओएस नंबर ए, इन फैक्ट, ठीक है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स एज वी आर अवेयर हैव द इक्विटी इंटरेस्ट और आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स है वो लोग का क्या ओनरशिप है कंपनी के अंदर में, और दे हैव अ इक्विटी इंटरेस्ट इनटू द कंपनी। सर इसका मतलब क्या है? मींस इफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज इन द फ्यूचर, दे शुड बी एलिजिबल टू गेट दोस कैश फ्लोज। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि सर जो कॉमन स्टॉक है दे आर एक्चुअली दी इक्विटी ओनर और दे हैव अ ओनरशिप इंटरेस्ट इनटू द कंपनी। और कंपनी जो भी कैश फ्लो जनरेट करने वाला है फ्यूचर में या जो भी करेगा, सर उसके लिए इक्विटी होल्डर्स को वो पैसा मिलना चाहिए, आइडियली पैसा तो मिलना चाहिए उसमें से, राइट। बट अपने को पता है दैट कंपनी डज नॉट हैव अ ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड टू द इक्विटी होल्डर्स, अनलाइक डेट होल्डर्स, बिकॉज डेट होल्डर्स को तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाना ही पड़ेगा, बट इक्विटी होल्डर्स को कंपनी दे भी सकता है और कंपनी नहीं भी दे सकता है, बिकॉज कंपनी इज नॉट ऑब्लिगेटेड। बट अगर डिविडेंड देता है कंपनी तो एक पॉजिटिव फील आता है फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सोचिए एक बार कि आपने कोई कंपनी का शेयर बाई किया है और आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो अगर अपने बाकी सारा फैक्टर्स को एक बार डिस्कस नहीं करें, सिर्फ सिंपल बात करें कि सर अगर मैं शेयर्स होल्ड कर रहा हूं तो आई एक्सपेक्ट कि यार मेरे को डिविडेंड मिले। डिविडेंड मिले मींस यू आर एक्सपेक्टिंग सम कैश फ्लो फ्रॉम द कंपनी। अगर आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा है मींस यू आर एक्सपेक्टिंग सम कैश फ्लो फ्रॉम द कंपनी। यार कैश फ्लो जो बिजनेस जनरेट कर रहा, और जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, सीएफओ जिसको अपने बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर कंपनी जनरेट कर रहा है उसका कुछ पार्ट मेरे को डिविडेंड मिले तो बहुत बढ़िया। तो कैश फ्लो का डेफिनेशन क्या डिविडेंड जस्टिफाई करता है? कैश फ्लो का डेफिनेशन क्या डिविडेंड जस्टिफाई करता है? बिल्कुल करता है, बिकॉज इट इज कैश फ्लो का वन ऑफ द पार्ट कैन बी डिविडेंड। कैश फ्लो का वन ऑफ द पार्ट कैन बी डिविडेंड। डिविडेंड को छोड़ के द रिमेनिंग अमाउंट, फॉर दैट ऑल्सो इक्विटी होल्डर्स आर एलिजिबल। डिविडेंड को छोड़ के जो कंपनी के पास पैसा बचा या जो कंपनी री इन्वेस्ट कर रहा है तो फ्यूचर में भी उसका डिविडेंड या कैश फ्लोज आने वाला है, फॉर दैट इक्विटी होल्डर्स shall be eligible to get, because equity holders are ultimately taking the risk. Equity holders are ultimately what? Taking the risk. तो yes, dividends are actually justified definition of cash flow. तो क्या चीज बताया आपको कि जो कैश फ्लो का डेफिनेशन है उसमें क्या डिविडेंड जस्टिफाई होता है। ऑल्सो द प्राइस विच यू पे टुडे इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स। सोचो मैंने क्या बोला, आपने कुछ भी एक, आज आप फॉर एग्जांपल कोई क्लास के लिए एनरोल कराते हो, राइट, तो कोई क्लास के लिए एनरोल करवाते हो फॉर अ सर्टेन टाइप पीरियड, से फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए, तो 5 मंथ्स में यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट सम सर्विसेज फ्रॉम दैट ट्यूशन। तो सर जो मेरे को सर्विस मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए, उसका इफ आई डू द प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू करके फीस जो डिटरमाइन होगा दैट यू आर रेडी टू पे, मीन्स सर जो मैं आज पे कर रहा हूँ उसके लिए आई एम एक्सपेक्टिंग सम फ्यूचर कैश फ्लोज या फ्यूचर बेनिफिट्स। जो मैं आज पे कर रहा हूं उसके लिए आई एम एक्सपेक्टिंग सम फ्यूचर बेनिफिट्स। सो सिमिलरली इन केस ऑफ स्टॉक ऑल्सो, इन केस ऑफ एनी एसेट, द प्राइस विच यू पे, फ्रॉम दैट यू आर एक्सपेक्टिंग सम फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। तो डीडीएम मेथड क्या हुआ? डिविडेंड डिस्काउंटेड मेथड। नाम से देखो ना कि सर इस मेथड के अंदर में जो मेरा फ्यूचर कैश फ्लोज आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दोज आर एक्सपेक्टेड टू डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो जो फ्यूचर में डिविडेंड आएगा उसको मैं क्या करूंगा आज? डिस्काउंट करूंगा एट माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एंड ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट नाउ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इफ आई टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सर वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का एसेट क्लास है। कौन सा टाइप का एसेट क्लास? आई होप द वर्ड एसेट क्लास इज फाइन। एसेट क्लास मतलब क्या हुआ? इक्विटी, बॉन्ड, रियल स्टेट, राइट, गोल्ड, ऑल दीज आर व्हाट? एसेट क्लासेस। कमोडिटी। तो जो रिस्क फ्री एसेट होता है वेयर देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क, अपने उसको किससे पुल करता है? एट दी आरएफ। आरएफ क्या हुआ मेरा? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। But if any asset is having some risk, it can be liquidity risk, it can be maturity risk, it can be default risk as well, right? तो अपने क्या उसको आरएफ से पुल कर सकते हैं? No, we'll have to pull it what? At the required rate of return of the investors. तो अपने को आरई डिटरमाइन करना पड़ेगा या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन आरई इज व्हाट? सीएपीएम मॉडल, अगेन लिंक टू लेवल 1। सीएपीएम मॉडल याद होगा, आरई इज इक्वल टू आरएफ प्लस Rm minus Rf into beta. Re is equal to Rf plus Rm minus Rf into beta.
तो वहां से अपना क्या निकल जाता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो तुम देखो यहाँ पे आर एफ प्लस मैंने क्या किया, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो ऑब्वियसली if any asset class is heavy are more risky, we cannot pull that from the RF, we'll have to pull from the required rate of return of the investors. So आज मेरे को क्या मिलेगा, उसका intrinsic value of that asset। तो क्या चीज बोला सबसे पहला मैंने कि सर dividends are theoretically justified definition of cash flow, also the price which we pay today is the present value of the future dividends। second, in case of DDM model, जो dividends होता है those are less volatile as compared to the earnings or cash flows। Dividends are actually what, less volatile as compared to earnings or cash flows, because तुम सोचो कभी cash flow positive हो सकता है, cash flow can be negative, earnings can be पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, बट डिविडेंड्स एक बार अगर कंपनी पे करता है तो आइडियली ऐसा नहीं करेगा, जनरली ऐसा नहीं करेगा कि इस साल डिविडेंड पे किया, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पे नहीं किया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर पे किया, उसके नेक्स्ट ईयर दे हैव नॉट पेड। अदरवाइज डिविडेंड्स विल बिकम वेरी वोलेटाइल एंड इट विल क्रिएट अ बैड पिक्चर इन द आईज ऑफ द इन्वेस्टर्स, बिकॉज वहां पे डिविडेंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यू विल नॉट बी एबल टू चेक ना ऑफ एनी कंपनी, राइट। हाँ, डिविडेंड कम बेसी हो सकता है, बट डिविडेंड्स आर व्हाट, लेस वोलेटाइल एज कंपेयर टू अर्निंग्स और कैश फ्लोज, बिकॉज अर्निंग्स और कैश फ्लो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डिविडेंड्स क्या होता है, कम वोलाटाइल होता है एज कंपेयर टू अदर फंडामेंटल ड्राइवर्स और फंडामेंटल मेजर्स ऑफ एनी कंपनी, राइट। बट व्हाट इज द लिमिटेशंस इन केस ऑफ डीडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का लिमिटेशंस क्या है। तो अभी तक मैं बात कर रहा था एडवांटेज ऑफ डीडीएम, कि यार डिविडेंड जो है वो क्या थ्योरेटिकली जस्टिफाइड है, इट शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स, जो प्राइस होता है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स बताता है, ऑल्सो जो डिविडेंड होता है वो लेस वोलाटाइल होता है। तो ये अपने सारा एडवांटेज का बात किए। लिमिटेशन का बात कर लेते हैं डीडीएम मेथड का, कि सर व्हाट इज द लिमिटेशन इन केस ऑफ डीडीएम मेथड, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड का। ओके, DDA method can be applied if the company has a track record of dividend। जब कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई द डीडीएम मेथड, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा द कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने हिस्टोरिकली डिविडेंड पे आउट किया है, देन ओनली यू विल बी एबल टू चेक ना व्हाट इज द सीएजीआर, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, कंपनी ने से लास्ट 5 इयर्स में कितना कितना डिविडेंड पे किया है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे तभी आप प्रोजेक्ट कर पाओगे, राइट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अपने को लेवल 1 का अगर मैं सम्स लूँ, तो वहां पे अपने को पता रहता था कि सर व्हाट इज द करंट डिविडेंड पेड, याद आ रहा होगा, एकदम छोटा सा सम्स रहता था जहां पे दिया हुआ रहता था द कंपनी हैज पेड करंट डिविडेंड एट से $2, और उसके बाद आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ रहता था, राइट। देन वी यूज टू टेक D1, और D1 कैसे निकलता था अपना D0 × 1 प्लस ग्रोथ रेट। बट यहाँ पे अगर बाई चांस अपने पास ग्रोथ रेट नहीं है, तो सर ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करें, हाउ शैल वी कैलकुलेट दी ग्रोथ रेट। तो एक काम करो, आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखो कंपनी का, वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट दी ग्रोथ रेट कैन बी, सर सीएजीआर ले लेते हैं, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, जो पास्ट में रहा है आराम से कैलकुलेटर में आ जाएगा, P0 डालोगे, PV डालोगे, यू विल पुट FV, यू विल पुट N, यू कैन कैलकुलेट I बाई Y, CGR निकल जाएगा। डोंट वरी, ये सब सारा चीज अपने करने वाले हैं क्लास के अंदर में, एक बार मैं थ्योरेटिकली आपको ये सब सारा चीज बता रहा हूँ। तो आज आपको CGR पता लग जाएगा या एवरेज पता लग जाएगा कि कितना मेरा ग्रोथ रेट रहा है हिस्टोरिकली, एंड यू कैन टेक फॉर द फ्यूचर, आप उसका उसका फ्यूचर में ले सकते हो। और सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हो कि यार अर्निंग्स का क्या फोरकास्ट होने वाला है, उसके बेसिस पे यू कैलकुलेट द पे आउट रेशियो, जो हिस्टोरिकली पे आउट रेशियो, और जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट होने वाला है उस पर पे आउट रेशियो लगा लो। पे आउट रेशियो इज फाइन, कि फॉर एग्जांपल इफ द कंपनी इज अर्निंग $10, 40% अगर कंपनी हिस्टोरिकली पे आउट किया है, और अगर मान लेते हैं फ्यूचर में भी 40% पे करेगा, तो $10 इंटू 0.4, $4 आ जाएगा, दैट कैन बी योर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, राइट। तो क्या बोला, सर व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डीडीएम, दैट द कंपनी शैल हैव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द डिविडेंड, ठीक है, अदरवाइज डीडीएम कैन नॉट बी अप्लाइड, तुम डीडीएम अप्लाई नहीं कर पाएगा। ऑल्सो यू विल हैव टू चेक द अदर फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी, लाइक अर्निंग्स, ग्रोथ, रिक्वायर्ड रिटर्न जो इन्वेस्टर का चाहिए, बिकॉज जब भी तुम डीडीएम मेथड लगा रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपने, D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस जी, इफ आई एम अप्लाइंग द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, राइट। तो आपको D1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रोथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ return. So that can be one of the limitation, that if the company is not having a track record of dividend, DDM method cannot be applied in that scenario। तो सर क्या करेंगे इन दैट सिनेरियो, आते हैं नेक्स्ट वाला मॉडल वेट कर रहा है अपने लिए FCF। उसके पहले वन मोर लिमिटेशन ऑफ DDM मेथड,
कि सर जो डीडीए मेथड एप्लीकेबल होता है, द वैल्यूएशन जो इन्वेस्टर का इंसाइट होता है, जो इन्वेस्टर्स का व्यू होता है, दैट इज फ्रॉम द माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव। किसके पर्सपेक्टिव से? माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव से, एंड नॉट फ्रॉम द कंट्रोल पर्सपेक्टिव। आई होप माइनॉरिटी एंड कंट्रोल इज फाइन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंट्रोल इज फाइन। कि सर जो डीडीए मेथड होता है दैट इज मोर फ्रॉम द माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव। एक चीज सोचो आप, यू हैव टेकन 20% स्टेक इन कंपनी एक्स, you have taken how much? 20% equity ownership in any company। वो जो कंपनी में आपने 20% स्टेक लिया है, दैट इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तुमको लगता है क्या तुम्हारा से रहेगा कंपनी के अंदर में टू डिसाइड ऑन द डिविडेंड पॉलिसीज एंड ऑल, टू डिसाइड कि कैश फ्लोज कहाँ कहाँ एलोकेट होने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा सकते? डू यू थिंक यू विल हैव अ से? जस्ट इंश्योर दैट यू आर होल्डिंग अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो समझ में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली सर अपना कोई औकात नहीं रहने वाला है कंपनी के बोर्ड में, कि अपना कुछ से नहीं रहने वाला, बिकॉज वी आर होल्डिंग व्हाट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इनफैक्ट जो कंट्रोलिंग स्टेक है उसका सबसे ज्यादा स्टेक रहेगा। तो इन केस ऑफ डीडीए मेथड, डीडीए मेथड कौन अप्लाई करता है? कि सर जो इन्वेस्टर्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट ले रहे हैं कंपनी में, एंड उनको जो मिलेगा डिविडेंड, दे विल जस्ट एक्सेप्ट दोज डिविडेंड बिकॉज दे डू नॉट हैव अ से ना इनटू द कंपनी। तो लास्ट पॉइंट क्या बोला? कि सर जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डीडीए मेथड कैन बी अप्लाइड। इसका लॉजिक क्या है? simple logic कि sir as the minority stakeholders we do not have a say into the company's financial and operating decisions, so whatever the board or the controlling stakeholders decide upon distribution of the dividend or the cash flows will have to just accept those, right? तो ये था अपना DDA method. Now let's quickly summarize कि DDA method कौन कौन से सिनेरियोज में अप्लाई होता है। DDA method कौन कौन से सिनेरियोज में अप्लाई होता है? एक चीज, सबसे पहले अपने एडवांटेज का बात किए और डिसएडवांटेज का बात किए। डीडीए मेथड के अंदर में वी स्पोक अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कि डीडीए मेथड में क्या एडवांटेज है? कि सर कैश फ्लोज जस्टिफाइड है, राइट? प्राइस शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स, ऑल्सो दीज आर लेस वॉलेटाइल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ क्विकली। थियोरिटिकली जस्टिफाइड है कैश फ्लोज। सेकंड्स, डिविडेंड्स आर लेस वोलाटाइल। डिसएडवांटेज क्या है? कि डीडीए मेथड कब अप्लाई नहीं हो सकता है? कंपनी डज नॉट हैव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, वैल्यूएशन इज फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, एम आई लिखा है मैंने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो डिसएडवांटेज क्या है? द कंपनी डज नॉट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, एंड सेकंड वैल्यूएशन इज फ्रॉम द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नाउ डीडीए मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन इट कैन बी अप्लाइड। डीडीए मेथड कब अपने अप्लाई कर सकते हैं? क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? सबसे पहला, यहाँ पे मैंने लिखा था डीडीएम कब अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका उल्टा कर ले कि कब अपने अप्लाई कर सकते हैं। इफ कंपनी हैज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट। क्या बोला? कि सर डीडीएम मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं? इफ द कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल डिविडेंड पेमेंट। सेकंड, द बोर्ड हैज अ क्लियर डिविडेंड पॉलिसी। मतलब कंपनी के पास एक क्लियर डिविडेंड पॉलिसी होना चाहिए, एंड डिविडेंड इज लिंक्ड टू अर्निंग्स। सोचो ये वाला पॉइंट कि सर जो एक चीज बोला सर, क्लियर डिविडेंड पॉलिसी होना चाहिए एंड डिविडेंड इज लिंक्ड टू अर्निंग्स। डिविडेंड इज लिंक्ड टू अर्निंग्स मतलब क्या हुआ? कि इफ ईपीएस अगर इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इज फाइन, अर्निंग पर शेयर, तो डीपीएस shall also rise or fall, whatever। अगर ईपीएस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, shall also increase or decrease, so that जो पे आउट रेशियो है आपका, पे आउट रेशियो इज व्हाट? अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट।
पे आउट रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो तुम सोचो अगर ईपीएस $10 है, ठीक है, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो हिस्टोरिकली 40% रहा है, तो तुम कितना पे किया होगा, $4। अगर डिविडेंड, अगर ईपीएस मान लो $20 हो गया, तो डीपीएस क्या हो जाएगा, टू मेंटेन द सेम पे आउट रेशियो, 40% ऑफ 20, 40% ऑफ $28। तो अगर ईपीएस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो डीपीएस भी इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, सो दैट पे आउट रेशियो क्या हो, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो। बिकॉज देखो, एकदम एक्यूरेसी तो हो नहीं सकता है कि सर से 20% रहा है हिस्टोरिकली पे आउट रेशियो, तो हमेशा 20% रहेगा, 20 से 25%, so देयर कैन बी अ रेंज, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो 20 से 25% से, दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड कंडीशन, वैल्यूएशन इज फ्रॉम माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव, वैल्यूएशन इज फ्रॉम माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो डीडीएम मेथड आप कब अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट इफ द कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी का। सेकंड, the board has a clear dividend policy and dividend is linked to earnings, very important। थर्ड, वैल्यूएशन किसके पर्सपेक्टिव से हो, माइनॉरिटी के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए वैल्यूएशन, राइट। चलिए इसका एक सम सा स्क्वाइजर में अपने देखते हैं डीडीएम मेथड के एप्लीकेशन को लेके, लेट्स चेक।